नमो नमः। मूक्स परियोजनांतर्गते संधि प्रबोधनम इस श्रृंखला के इस चरण में पुनः इस कक्षा में आपका स्वागत है। अब हम असंधि संबंधी कुछ शेष नियमों का परिज्ञान इस कक्षा में करेंगे। इसमें पररूप संबंधी कुछ नियम सर्वप्रथम उनकी चर्चा करेंगे। प्रथम सूत्र है एंगी पररूपम। तो उपसर्ग में अगर आकार हो और एंगादि धातु पर में हो, यानी एंग से प्रारंभ होने वाली धातु ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातु हो, तो दोनों के स्थान पर पर रूप यानी बाद वाला रूप यानी ए और ओ जो बाद में आएगा वो हो जाएगा। अर्थात उदाहरण से स्पष्ट होगा, प्र धन एजते। यहाँ प्र अवर्णांत उपसर्ग है, एजते एक आरादि धातु है, तो अ ए के स्थान पर यानी ए हो जाएगा, प्रेजते ऐसा रूप निष्पन्न होगा। इसी प्रकार से उप ओषति, तो अब ओ पर में है इसलिए दोनों के स्थान पर उपोषति ये रूप बनेगा। आगे हम बढ़ेंगे तो अगला इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वार्तिक है जो बड़ा प्रसिद्ध है। शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम और तच्चटे है। ये शकंध्वादि शब्द हैं जो उनमें पररूप हो जाता है। उदाहरण के लिए शकानाम अंधु यानी शकों का, शक जाति वालों का कुआं। तो यहाँ पर शक और अंधु नियमतः अकस्वर्णे दीर्घ होता है, किंतु शकंध्वादि गण में पठित शब्द है इसलिए दोनों के स्थान पर बाद वाला अशकंधु हो जाएगा। इसी प्रकार से करकंधु, ये बहुत प्रचलित एक कुल प्लस अटा, कुलटा, ऐसा ये सारे प्रायः ऐसे शब्द हैं जिनमें आकार बाद में आ रहा है और उससे पूर्व में भी अ है। तो एक ऐसा शब्द अगर हम देखें जिसमें सीमा प्लस अंतः, सीमन प्लस अंतः, तो वहाँ पर सीमंतः केशवेशे ऐसा सीमंत शब्द बनता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी में ओमांगोश्च एक नियम है जिसके अनुसार ओम और आंग पर में रहे, यदि आकार के पर में ओम और आंग रहेगा तो दोनों के स्थान पर पररूप हो जाएगा। उदाहरण के लिए शिवाय ओम नमः, यहाँ पर शिवाय का आकार है, उसके बाद ओम का ओ है, दोनों के स्थान पर पररूप यानी ओ हो गया, शिवाय ओम नमः। दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण है शिवेहि, शिव। अब यहाँ पर आ और इहि ऐसे दो इनमें संधि होकर ए ही बना, गुण संधि होकर, तो ए ही में अंतादिवत भाव से पर में ए दिखाई दे रहा है, यानी ऐसा कहना चाहिए कि ए ही के ए का, शिव का आकार भी ए में पररूप हो गया, इसलिए शिवे ही ऐसा रूप बना। इसी में अव्यक्तानुकरण स्यात् इतौ, ध्वनि का जो अनुकरण होता है, अव्यक्त अनुकरण, यदि उसमें अत शब्द हो तो और उसके परे में इति शब्द हो तो दोनों में एक आदेश जो होगा वो पररूप एक आदेश होगा। जैसे पठत प्लस इति, पठत अव्यक्त ध्वनि है, पठत, इसके बाद जो अत है वो पररूप होने पर इति इसमें मिल गया तो पठिति ऐसा रूप बन गया। इसमें एकाचो न, यदि एक अच वाला कोई अव्यक्तानुकरण ध्वनि हो तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता। जैसे शत प्लस इति तो वहाँ शदिति ही रहेगा। इसी में नामरेडिता स्यांत्यस्य तु वा, इस नियम से यदि आम्रेडित रूप हो तस्य परम आम्रेडितम, तो उसके अत को विकल्प से ही पर रूप होता है। जैसे पठत पठेति ऐसा नियम होता है। अब हम दीर्घ संधि की ओर बढ़ेंगे। अकस्वर्णे दीर्घ, अक के बाद यदि सवर्ण अच पर में हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आदेश हो जाएगा। ये प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए दैत्य प्लस अरिह दैत्यारिह, श्री प्लस ईशः श्रीशः, विष्णु प्लस उदयः विष्णुदयः। यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि री के भी उदाहरण हमको मिलते हैं, किंतु वार्तिककार ने वार्तिक की रचना की है रीति सवर्णे रीवा।
यदि सवर्ण री पर में हो तो दोनों के स्थान पर एक री भी हो जाता है, जैसे होत्री प्लस ऋकारः, तो अकसवर्णी दीर्घ से तो दीर्घ ही होता है, किंतु इस नियम से, इस वार्तिक से होत्रिकारः ऐसा भी रूप सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार लृति सवर्णे लृवा, यदि लृ पर में हो तो दोनों के स्थान पर लृ आदेश भी होता है, जैसे होत्लिकारः। अब हम पररूप की ओर बढ़ते हैं। एंगः पदांता दति पूर्व रूप का नियम है, पूर्व रूप की ओर हम बढ़ रहे हैं। एंगः पदांता दति, कि यदि पदांत में एंग हो और ह्रस्वाकार पर में हो तो ह्रस्वाकार को, अभी हमने पूर्व पर रूप पढ़ा था, यहाँ पर पूर्व रूप का विचार कर रहे हैं, तो एंग जैसा ही हो जाएगा, यानी अ को भी ए के रूप में बदल जाएगा। यदि ए पर में, ए पूर्व में हो तो ए बन जाएगा, ओ पर में हो तो ओ हो जाएगा। उदाहरण के लिए हरे अव, यहाँ आकार पर में है, उससे पूर्व में ए है, ए एंग में है, इसलिए आकार भी ए रूप हो जाता है, हरे व। ये अवग्रह हम लगाते हैं बीच में, जो जिससे स्पष्ट होता है कि ये पहले आकार था। इसी प्रकार से विष्णु अव, यहाँ पर अ जो है ओकार रूप हो गया, पूर्व रूप हो गया विष्णु व। एक नियम है सर्वत्र विभाषा गो हो, कि लोक में हो चाहे वेद में हो, यदि एंगंत रूप गो का मिलता है तो, और पर में अ हो यानी ह्रस्वाकार हो, तो दोनों के स्थान पर विकल्प से प्रकृति भाव होता है। ये नियम यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि अभी एंगः पदांतादति के नियम से हमने पूर्व रूप पढ़ा था, मैंने गो प्लस अग्रम ऐसा अगर रूप रहेगा तो दोनों के स्थान पर प्रकृति भाव होने से गो अग्रम ये रूप विकल्प से होगा, और पक्ष में एंगः पदांतादति से गोग्रम रूप भी हो सकता है। इसी प्रकार से एक गो के संबंध में ही अगला सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य। स्फोटायन आचार्य के अनुसार यहाँ पर अत निवृत्त हो जाता है, तो स्फोटायन आचार्य के अनुसार यदि अच पर में हो तो, अच पर में हो तो गो का एंगंत रूप होना चाहिए, और अच पर में हो तो दोनों के स्थान पर अवंग आदेश होता है। अवंग न की संज्ञा होती है और गो के ओ को अवादेश होता है। तो गव और अग्रम ऐसा करने पर अकस्सवर्णी दीर्घ के नियम से गवाग्रम ये रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से तीसरा नियम तीसरा रूप तैयार हुआ। दो रूप हमने पहले देखे, गो अग्रम, गोग्रम, ये तीसरा नियम गवाग्रम। अगली संधि का एक और नियम गो संबंधी इंद्रे च। यदि इंद्र शब्द पर में हो तो इंद्र के इकार के पर में रहते हुए गो को अवंग आदेश हो जाता है। अब गो को जब अवंग आदेश हो जाएगा तो गो अव ऐसा रूप बनेगा। तो गो और अव में गव माने गो और अव ने गो के ओ को अवादेश किया तो फिर गव रूप बनेगा, और गव में इंद्र जुड़ जाएगा तो आद गुण के नियम से वो गुण हो जाएगा और गवेंद्र ये रूप सिद्ध हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यह अच संधि का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। भवताम समेषां मंगलम कामयामहे। नमो नमः। धन्यवादाः।